Hi everyone, so let's start with antimicrobial agents. तो सबसे पहले एक्सप्लेन वाई वाले क्वेश्चन. तो पहला क्वेश्चन है कि वाई इज सल्फासिटामाइड प्रेफर्ड फॉर टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन इन आई. तो आई में हम सल्फासिटामाइड क्यों यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले जो ऑक्यूलर टिश्यू है जैसे कि इंटीरियर चैम्बर है या फिर एक्वस ह्यूमर है, वहाँ पे अगर हम इसे टॉपिकली डालते हैं तो ये हाई कॉन्सेंट्रेशन को अटेन कर लेते हैं. सेकेंड, इट कोज मिनिमल इरिटेशन टू द आइज इवन इन द हाई कॉन्सेंट्रेशन एंड इट इज़ हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट ससेप्टेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि ऑक्यूलर इन्फेक्शन करवाते हैं. एंड इनमें हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के इंसिडेंट्स काफ़ी कम होते हैं. सो सल्फासिटामाइड फॉर आई इन्फेक्शन. नेक्स्ट है कि रूमेटिक फीवर की प्रोफाइल एक्सेस में बेंजाइल पेनिसिलिन की जगह हम बेंजाथीन पेनिसिलिन क्यों देते हैं. तो अगर हमने पहले फिगर में सिर्फ बेंजाइल पेनिसिलिन दी, जैसे पेनिसिलिन जी भी कहते हैं, तो सारे मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब होके ब्लड में गए, ब्लड से किडनी में जाके एक्सक्रीट आउट हो गए. लेकिन अगर बेंजाथीन पेनिसिलिन दी तो मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स चोर हो जाएंगे एंड सिर्फ कुछ ही मॉलिक्यूल्स ब्लड में जाके काम करके एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे. तो मतलब बेंजाइल पेनिसिलिन की हाफ लाइफ इज़ ओनली 30 मिनट्स. लेकिन ऐसे प्रिपरेशन से हम इसका एक्शन 3 वीक्स तक रह सकता है. नेक्स्ट इज कि पेनिसिलिन बैक्टीरियल सेल को लीथल है लेकिन मेमेलियन सेल पे नॉन टॉक्सिक है. तो क्यों? क्योंकि पेनिसिलिन का काम क्या है कि ये सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन की सिंथेसिस को, और ये सब बैक्टीरिया में होती है, मैमल्स में नहीं होती. नेक्स्ट है कि जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स हैं इनकी शॉर्ट हाफ लाइफ होती है लेकिन फिर भी ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक एक्टिव क्यों होते हैं. तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड में पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट होता है. इसका क्या मतलब है कि एक मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन होती है जिसके ऊपर सारी एंटीमाइक्रोबियल्स जो मतलब वो वाले एंटीमाइक्रोबियल्स उसके ऊपर काम करेगी. तो जब तक MIC नहीं रीच आउट होगी तो तब तक ये वाली एंटीमाइक्रोबियल काम करेगी. और इसलिए इसे कहते हैं पोस्ट एंटीबायोटिक इफ़ेक्ट. तो इसका रीज़न क्या है कि ये प्रोलोंग की होता है. और नहीं, पोस्ट एंटीबायोटिक इफ़ेक्ट क्या होता है कि MIC से नीचे कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी तो भी वो काम कर रही है. इसे कहते हैं पोस्ट एंटीबायोटिक इफ़ेक्ट. तो रीज़न क्या है? क्योंकि ये 30 सब यूनिट को इनहिबिट करता है और राइबोसोम को दोबारा बनने में टाइम लगेगा जिसकी वजह से पोस्ट एंटीबायोटिक इफ़ेक्ट होता है. नेक्स्ट है कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड को सिंगल हाई डोज क्यों देते हैं, मल्टीपल स्मॉल डोज क्यों नहीं देते. तो क्योंकि अमाइनो ग्लाइकोसाइड को रीनल कॉर्टिकल सेल्स लेते हैं एंड ये सैचुरेबल प्रोसेस है. तो हम जितनी भी अमाइनो ग्लाइकोसाइड देंगे एक अमाउंट होगा कि मतलब जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लिमिटेड हो जाएगी तो इसलिए इसकी टॉक्सिसिटी नहीं होती. दूसरा कि कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग होती है, जितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन उतना ज़्यादा बैक्टीरियासाइडल एक्शन, और इसमें पोस्ट एंटीबायोटिक इफ़ेक्ट होता है. नेक्स्ट इस कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड और हाई सीलिंग डायूरेटिक्स को इकट्ठे क्यों नहीं देते. तो क्यों दोनों नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं तो इसलिए उनका साइनर्जिस्टिक टॉक्सिसिटी हो जाएगी, ऑटोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी, एंड इसलिए हम नहीं देते. फिर है अमाइनो ग्लाइकोसाइड एल्डरली में क्यों क्वेश्चन में देते हैं. तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड 2 चीज़ें करते हैं, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ऑटोटॉक्सिसिटी. तो ये दोनों चीज़ें एल्डरली में ज़्यादा होने के चांस है क्योंकि उनका GFR पहले से ही कम होता है एंड मतलब रीनल फंक्शन इज रिड्यूस्ड फिजियोलॉजिकली, तो इसलिए वो ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं. नेक्स्ट वी हैव कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज कैसे करते हैं. तो एसिटाइलकोलिन की प्री साइनेप्टिक रिलीज को कम करते हैं जिसकी वजह से NM कम स्टिमुलेट होंगे एंड वो उनका जो सेंसिटिविटी है टू एसिटाइलकोलिन वो भी कम कर देते हैं. फिर है कि फ्लोरोक्विनोलोन्स एक्सट्रीम ऑफ एजेस में क्यों नहीं देते. तो फ्लोरोक्विनोल्स क्या करते हैं कि रिवर्सिबल आर्थ्रोपैथी करते हैं, ग्रोइंग कार्टिलेज को डैमेज कर देते हैं, और दूसरा ये टेंडिनाइटिस करते हैं तो एल्डरली में टेंडन रप्चर कर सकते हैं.
नेक्स्ट इज़ कि टाइफाइड में हम क्लोरामफेनिकोल की जगह सिप्रोफ्लोक्सासिन क्यों देते हैं। तो हम क्या देते हैं, सिप्रोफ्लोक्सासिन। तो सिप्रोफ्लोक्सासिन क्या होती है, बैक्टीरिसिडल, वेल टॉलरेटेड होती है। इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स एंड अगेंस्ट द कैरियर्स इसकी एक्टिविटी प्रेजेंट होती है एंड क्विक रेजोल्यूशन ऑफ सिम्टम्स होता है एंड लोअर रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन होता है। तो इन सबसे उल्टा क्या होता है, क्लोरामफेनिकोल। तो इसलिए हम सिप्रोफ्लोक्सासिन देते हैं। नेक्स्ट है कि यूटीआई में हम नेलिडिक्सिलिक एसिड इफ़ेक्टिव होता है लेकिन सिस्टमिक इन्फेक्शन में नहीं। क्यों? क्योंकि इसका जो फिल्ट्रेशन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब ये रैपिडली फ़िल्टर हो जाती है ग्लोमेरुलस से, तो इसलिए यूरिन में इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो वो अफेक्टिव होती है अगेंस्ट यूरिनरी पैथोजेंस। एंड प्लाज्मा में इसकी जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वो सब थेरेपेटिक ही रहती है। फिर है कि टेट्रासाइक्लिन प्रेग्नेंट वुमेन को क्यों नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, फीटल मालफॉर्मेशन कर सकती है एंड ये फीटल टीथ में डिपॉजिट होकर उनकी डीकलराइजेशन कर सकती है एंड ये बोन में डिपॉजिट होकर डिफॉर्मिटी या फिर उसकी ग्रोथ इनहिबिशन कर सकती है। नेक्स्ट इज़ कि सोर थ्रोट में एंटीबायोटिक्स फर्स्ट लाइन ड्रग्स क्यों नहीं होती। तो क्योंकि मोस्टली ये वायरल एटियोलॉजी से होता है, तो एंटीबैक्टीरियल ड्रग इफ़ेक्टिव नहीं होगी एंड दूसरा इसकी वजह से एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस होती है। नेक्स्ट क्या है कि टेट्रासाइक्लिन हम चिल्ड्रन को क्यों नहीं देते। तो क्यों नहीं देते, क्योंकि बोन डिफॉर्मिटी हो सकती है, प्रोटीन सिंथेसिस रिड्यूस हो जाता है, एंटी एनाबॉलिक इफेक्ट है एंड टीथ की डीकलरेशन करवा सकता है। नेक्स्ट इसकी डॉक्सीसाइक्लिन की डोज एडजस्टमेंट क्यों नहीं चाहिए होती, क्योंकि जितने भी टेट्रासाइक्लिन्स होते हैं वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, लेकिन जो डॉक्सीसाइक्लिन है वो बाइल में एक्सक्रीट आउट होती है, बाइल से ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम से फीसेस में, तो ये रीनल फेलियर में अकोमोलेट नहीं करती, तो इसलिए हमें डोज अल्टरेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। फिर है कि न्यू बोर्न बेबी में क्लोरामफेनिकोल कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्यों होती है, क्योंकि क्लोरामफेनिकोल के मेटाबॉलिज्म में कॉन्जुगेशन होती है और नियोनेट्स में लिवर इज इमेच्योर, तो कॉन्जुगेट नहीं होता, तो उनमें जो इनकी कॉन्सेंट्रेशन है वो काफ़ी हाई हो जाएगी विच विल लीड टू ग्रे बेबी सिंड्रोम एंड उसकी रीनल एक्सक्रीशन भी इनएडिक्वेट होगी। ठीक है। तो क्या आता है कि 4 दिनों बाद ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है। विदिन 24 आवर्स चाइल्ड कुछ खाएगा नहीं, उल्टियाँ करेगा, रैपिड रेस्पिरेशन होगी, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी एंड लूज ग्रीन स्टूल्स की पासेज होगी एंड उसके बाद ग्रे स्किन डिस्कलरेशन होगी एंड फ्लैसेड स्किन हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ कि एल्कोहलिक्स में मेट्रोनिडाजोल क्यों नहीं देते। तो जो एल्कोहल है, इथेनॉल है, ये एसिटाल्डिहाइड बनाता है और जो फिर वो एसीटेट बनाता है। तो जो मेट्रोनिडाजोल है ये एक डाइसल्फिराम है, मतलब डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन करवाता है, तो इस एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस को इनहिबिट कर देगा, तो एसिटाल्डिहाइड एक अक्मुलेट होगी, तो फ्लैशिंग, स्वेटिंग, चेस्ट पेन, टैकीकार्डिया होगा, तो इसलिए हम मेट्रोनिडाजोल को अल्कोहलिक्स को नहीं देते। एंड नेक्स्ट इज़ कि कौन सा मेट्रोनिडाजोल देते हैं, सेट्रानिडाजोल। नेक्स्ट है कि प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशंस, जो कॉलोनिक सर्जरी की प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन में मेट्रोनिडाजोल क्यों देते हैं। तो जब भी कॉलोनिक सर्जरी होती है तो एनारोबिक इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है जो कि फैटल हो सकता है, और मेट्रोनिडाजोल एनारोबिक ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट उसकी एक्टिविटी काफ़ी हाई होती है, तो इसलिए एज अ प्रोफाइलैक्सिस देते हैं। नेक्स्ट वी हैव कि हम हेपाटिक अमीबियासिस में क्लोरोक्वीन को यूज़ करते हैं लेकिन इंटेस्टिनल अमीबियासिस में नहीं करते। तो क्या होता है कि हमने ओरल क्लोरोक्वीन ली एंड ये बाकी इंटेस्टाइन में, तो अपर जीआईटी से क्लोरोक्वीन एब्जॉर्ब हो जाएगी एंड तो इसलिए कॉलोन तक नेग्लिजिबल ड्रग पहुंचती है। और क्या होता है कि जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका है इसका ट्रोफोजोइट इन्वेसिव डिसेंट्री प्रोड्यूस करते हैं एंड जो सिस्ट है वो ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और वो होता किधर है हमारा कॉलोन में, तो कॉलोन में तो ड्रग जाती नहीं। एंड दूसरा कि जो क्लोरोक्वीन है ये लिवर में कॉन्सेंट्रेट होकर हेपाटिक अमीबियासिस में इफ़ेक्टिव होती है।
तो क्लोरोक्वीन क्या है कि एंटामीबा हिस्टोलिटिका की स्ट्रोफोसाइट को मारती है एंड ये ड्रग कम्प्लीटली अपर जीआईटी से एब्जॉर्ब हो जाती है। इंटेस्टिनल अमीबियासिस कोलोन में मतलब पैरासाइट होता है, तो इसलिए उधर यूज़फुल नहीं होती। नेक्स्ट क्या है कि कोरियोकार्सिनोमा में मेथोट्रेक्सेट इफेक्टिव होता है, और जो पायरीमिथामीन है वो मलेरिया में इफेक्टिव है, हालांकि दोनों के एंटीफोलेट। तो दोनों क्या करते हैं, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस को इनहिबिट करते हैं, और मेथोट्रेक्सेट मेमेलियन एंजाइम को ज़्यादा इनहिबिट करते हैं, और जो पायरीमिथामीन है ये पैरासाइटिक एंजाइम को ज़्यादा इनहिबिट करता है। तो इसलिए मेथोट्रेक्सेट को ह्यूमन सेल्स की प्रोलिफरेशन में यूज़ करते हैं, और पायरीमिथामीन को पैरासाइटिक डिसीज़ में। नेक्स्ट वी हैव कि सेरिब्रल मलेरिया में क्यूनिन हाइड्रोक्लोराइड को स्लो इंट्रावीनस क्यों देते हैं। तो क्या है कि अगर हम रैपिडली इंट्रावीनस देंगे तो फीवर, टेकिपनिया या क्यूटी प्रोलोंगेशन हो सकती है, एंड क्यूनिन क्या करता है, इंसुलिन के रिलीज को बढ़ाता है। तो अगर जल्दी जल्दी दिया तो हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क बढ़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि कार्डियक मॉनिटरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है कि प्राइमाक्विन हिमोलिटिक अनीमिया को करते हैं सम पेशेंट में। आरबीसी में एक एंजाइम होता है G6PD एंजाइम, और इस एंजाइम से रिड्यूस्ड ग्लूटाथायन बनता है, जो कि आरबीसी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। कई लोगों में G6PD एंजाइम नहीं होता, तो उनमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस थोड़ा सा भी बढ़ जाए तो आरबीसी की डिस्ट्रक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। प्रीमाक्विन क्या करता है, फ्री रेडिकल बढ़ाता है, तो इसलिए उसकी हीमोलिसिस इन लोगों में ज़्यादा हो जाती है आरबीसी की। नेक्स्ट है इसकी जो एम्फोटेरिसिन बी है, ये मेमेलियन सेल को इतना ज़्यादा टॉक्सिक क्यों है। तो एम्फोटेरिसिन बी क्या है, एंटी फंगल ड्रग है, और तो जो फंगस की सेल मेम्ब्रेन है उसमें अर्गोस्टिरोल होता है, ये उससे उसके साथ इसकी काफ़ी ज़्यादा एफिनिटी होती है। तो ये अर्गोस्टिरोल से बाइंड करके पोर फॉर्मेशन करेगा, जिसकी वजह से परमेबिलिटी बढ़ जाएगी और सेल डेथ हो जाएगी। और जो हमारा एम्फोटेरिसिन बी है, ये मेमेलियन सेल को टॉक्सिक होता है, क्योंकि मेमेलियन सेल में भी कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि अर्गोस्टिरोल को रिसेंबल करता है, तो इसलिए वो इस कोलेस्ट्रॉल से भी बाइंड कर सकते हैं। ओके, हाँ, बैक्टीरिया में कोलेस्ट्रॉल्स नहीं होते, इसलिए उनमें एम्फोटेरिसिन बी का कोई रोल नहीं होता। नेक्स्ट इज कि सल्बैक्टम को हम सीफोपेराजोन के साथ कंबाइन करते हैं, लेकिन क्लावुलैनिक एसिड को नहीं। तो सेफोपेराजोन क्या होता है, सेफेलोस्पोरिन है जो विच इज डिस्ट्रॉयड बाय लैक्टेमेज। ठीक है, तो जो सल्बैक्टम है सिर्फ यही इट इज़ अफेक्टिव अगेंस्ट लैक्टेमेजेस, लेकिन जो क्लावुलैनिक एसिड है इट डज नॉट शो एनी इफेक्ट। तो क्लावुलैनिक एसिड कैन नॉट प्रिवेंट द लाइसिस ऑफ सेफोपेराजोन, तो इसलिए इट शुड नॉट बी कंबाइंड विद इट। फिर है कि डिलॉक्सिनाइड फुरुएट इज प्रेफर्ड ओवर 8-हाइड्रोक्सीक्विनोलोन्स एज अमीबिसाइड। तो क्या होता है कि जो हमारा डिलॉक्सिनाइड फुरुएट है, ये इट इज़ एन अमीबिसाइड जो कि सिर्फ गट पे एक्टिव होता है, लेकिन ये टिश्यू ट्रोफोसाइट पे कोई एक्शन नहीं करता। तो जब ये इंटेस्टाइन में जाता है तो ये डिलॉक्सिनीड और फ्यूरोइक एसिड में टूट जाता है, और जो डिलॉक्सिनीड है ये एब्सॉर्ब हो जाती है और फिर लिवर में इसका कॉन्जुगेशन होता है और फिर यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाती है। जो 10% बचती है वो गट में अमीबिसिडल होती है। लेकिन जो हमारी डाईआइडोहाइड्रोक्सीक्विन है वो क्या है, वो ल्यूमन में वीक होती है, तो ये मोस्टली इंटेस्टाइन में तो रिटेन होती है, स्टिल इसकी जो एफिकेसी है वो उससे कम होती है, एंड दे आर एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट ऑफ सबअक्यूट माइलोऑप्टिक न्यूरोपैथी, एंड ऐसा कोई एडवर्स इफेक्ट डाइलॉक्सिनाइड फ्यूरेट में नहीं होता। नेक्स्ट वी हैव कि सेरिब्रल मलेरिया में मेफ्लोक्विन यूज़ क्यों नहीं होती। मेफ्लोक्विन किसके अगेंस्ट यूज़ होती है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम, लेकिन ये सेरिब्रल मलेरिया में नहीं देते क्योंकि मेफ्लोक्विन के बहुत सारे न्यूरोसाइकेट्रिक एडवर्स इफेक्ट होते हैं। एंड नेक्स्ट
और बाकी जो एंटी मलेरियल ड्रग है जैसे क्यूनिन, आर्टिमिसिनिन, ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है एंड ड्रग रेजिस्टेंस कम डेवलप होती है क्विनीन में। एंड देन निक्लोसमाइड के बाद पुरगेटिव्स देना ज़रूरी क्यों होता है? निक्लोसमाइड क्या करता है कि ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को इनहिबिट करेगा और या फिर एटीपीएस को स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से वॉर्म्स जल्दी मर जाते हैं। और ये जो टेप वॉर्म्स है ये इंटेस्टाइन में पार्शली डाइजेस्ट हो जाते हैं, लेकिन जो ओवा ये सिक्रीट करते हैं, जो कि डेड सेगमेंट जो सिक्रीट करती है, वो लार्वा बन जाती है ल्यूमन में एंड ये दोबारा से पेनिट्रेट करके विस्टल सिस्टिसोकोसिस कर सकता है। तो इसलिए ताकि इसके चांस ना हो, हमें रेपिडली इनहेलिमेट करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ पुरगेटिव्स।